अभी तक 9 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं और अब इस महाकुंभ में वीवीआईपीज के पहुंचने का सिलसिला जारी है। आज संगम में सीएम योगी समेत 54 मंत्री डुबकी लगाएंगे और कुंभ क्षेत्र में कैबिनेट बैठक करेंगे। कुंभ बैठक में तीर्थराज से लेकर काशी अयोध्या के विकास को लेकर चर्चा होगी, तो वहीं बैठक में 12 से ज्यादा प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। क्या कुछ खास रहेगा बैठक में, सब आज हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको महाकुंभ से जुड़े अपडेट आपको देते हैं। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि महाकुंभ में वीवीआईपीज के पहुंचने का सिलसिला जारी है। कल फिल्म एक्टर अनुपम खेर महाकुंभ पहुंचे, तो वहीं बिजनेसमैन गौतम अडानी भी अपने परिवार के साथ महाकुंभ पहुंचे थे। इसी बीच उन्होंने संगम की आरती की, पूजा पाठ किया। अब खबर है कि कई बड़े दिग्गज भी कुंभ का हिस्सा बनने पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी महाकुंभ में 5 फरवरी को जाएंगे, तो वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 1 फरवरी को जाएंगे, जबकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 10 फरवरी को महाकुंभ में पहुंचेंगी। वहीं संगम नगरी में आज यूपी कैबिनेट की बैठक की शुरुआत भी हो चुकी है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज प्रदेश के मंत्रियों के साथ प्रयागराज में बैठक कर रहे हैं। त्रिवेणी संकुल में इस बैठक का आयोजन हो रहा है। बैठक में उत्तर प्रदेश सरकार के सभी 54 मंत्री शामिल हैं। इस बैठक में प्रयागराज को कई बड़ी सौगात मिलने की भी उम्मीद है। देखिए, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। कैबिनेट की बड़ी बैठक प्रयागराज में हो रही है और इस बैठक के बाद अरेल घाट की तरफ से तमाम मंत्री और मुख्यमंत्री आज संगम में स्नान करने के लिए भी जाएंगे। तो यूपी कैबिनेट की बड़ी बैठक, कई बड़ी सौगात यहां से दी जा सकती है। चलिए अब आपको बताते हैं कि इस महाकुंभ में होने वाली योगी कैबिनेट की इस अहम बैठक में किन किन प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है। तो सबसे पहले आपको बताएं, ग्राफिक्स के जरिए देखिए जरा। आज योगी त्रिवेणी संकुल अरैल सभागार में ये बैठक की जाएगी। इसमें 12 से ज्यादा प्रस्तावों को हरी झंडी मिलेगी। बिल्कुल, यूपी के धार्मिक पर्यटन क्षेत्रों को जोड़ने के प्रस्ताव पर मोहर लग सकती है, जिसमें 7 जिले हैं। प्रयागराज, वाराणसी, चंदौली, जौनपुर, भदोही, गाजीपुर और मिर्जापुर शामिल हैं। देखिए, धार्मिक क्षेत्रों की जब हम बात करते हैं तो धार्मिक क्षेत्रों के महत्व को देखते हुए ही नया प्राधिकरण यहां पर बनाया जाएगा, तैयार किया जाएगा। धार्मिक पर्यटन क्षेत्रों को जोड़ने की मुहिम पूर्वांचल में विकास को रफ्तार देने जैसी ही होगी। बिल्कुल, देखिए, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलने से स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। लिहाजा इन जगहों के विकास के लिए नगर निगम का बॉन्ड जारी हो सकता है। तो गुंजन, जब आप वहां पर पहुंची, इतनी बड़ी भीड़ को देखते हुए आपको लग रहा है कि वहां पे रोजगार के मौके जो हैं वो जनरेट होंगे? बिल्कुल, जो बात की जा रही है इसमें कोई शक नहीं है। ना सिर्फ माला बेचने वालों से लेकर बड़े बड़े होटल रेस्टोरेंट्स के जो मालिक हैं उनको बड़ा फायदा हुआ है। और ये लोग सिर्फ प्रयागराज के ही नहीं है, क्योंकि सभी जानते हैं कि इस वक्त प्रयागराज आध्यात्म की दृष्टि से तो बहुत आगे बढ़ ही रहा है, वहां लोग पहुंच ही रहे हैं, लेकिन रोजगार की दृष्टि से भी वहां पर दूर दूर से लोग आए हैं। कई मेरी लोगों से बातचीत हुई जो राजस्थान से, मध्य प्रदेश से आए थे। तो ऐसे में ये लोग जानते हैं कि महाकुंभ में इस वक्त बड़ी संख्या में लोग आएंगे और अगर अपनी कोई भी चीज यहाँ पर बेचते हैं या कोई भी सामान या कोई स्टॉल लगाते हैं तो इनको बड़ा फायदा हो सकता है। एक स्टोरी फ्लोट हो रही थी, आपने इंस्टाग्राम पर देखी होगी, जिसमें एक शख्स है वो 10 रुपए का सैंडलवुड तिलक लेके गया है। हाँ। और उसने कहा कि मैंने एक दिन में वहां पे 65,000 रुपए की कमाई कर ली, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड माना जा रहा है कि आप वहां पर पहुंचे हैं। आस्था सबसे बड़ी है वहां पर। इस बार महाकुंभ अपनी सुविधाओं और वैभव के चलते चर्चा में है। यहाँ न केवल आलीशान ठहरने की जगह बनाई गई हैं, बल्कि सात्विक खाने पीने का भी खास इंतजाम है। ऐसी एक स्पेशल चलता फिरता रेस्टोरेंट भी यहाँ पर पहुंचा है। चलिए वो आपको दिखा देते हैं। कुंभ नगरी प्रयागराज में रोजाना लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। यूपी सरकार की ओर से उनकी सुविधाओं का खास ध्यान रखा जा रहा है। रहने से लेकर खाने पीने की उत्तम व्यवस्था की गई है, तो वहीं मेले में आए लोगों को घर जैसा जायका मिले, उसकी कमी यूपी का ये पहला डबल डेकर बस पूरा कर रहा है। महाकुंभ में भव्य रूप से सजा ये डबल डेकर बस कोई आम बस नहीं है। बस के अंदर और बाहर की बनावट और सजावट ऐसी कि बड़े बड़े होटल भी फेल हो जाएं। ये है यूपी का पहला डबल डेकर रेस्टोरेंट पंपकिन,
जो कि महाकुंभ के मीडिया सेंटर में खुला है। यहाँ एक साथ 25 लोग बैठकर शुद्ध शाकाहारी और सात्विक भोजन का लुत्फ उठा सकते हैं। खास मौके पर इस खास रेस्टोरेंट में व्रत का खाना भी मिलेगा। खास बात यह है कि हमने मतलब अच्छी क्वालिटी का साफ सुथरा खाना हम लोगों ने उपलब्ध करवाया है, और जो साधु संत भक्तजन का जिनका उपवास होता है, फास्ट होता है, तो उनके लिए हमने जो फलाहारी और सात्विक भोजन होता है बिना लहसुन प्याज का, उसका भी हमने प्रबंध किया है। ऑन डिमांड वो भी हम उपलब्ध करवाते हैं। पंपकिन रेस्टोरेंट में खाने का रेट श्रद्धालुओं के पॉकेट फ्रेंडली बजट में है। इस बस फूड में मीडिया कर्मियों को भी डिस्काउंट रेट पर खाना मिलेगा। डबल डेकर बस के ग्राउंड फ्लोर में किचन है तो फर्स्ट फ्लोर पर रेस्टोरेंट है। ये डबल डेकर रेस्टोरेंट पूरी तरह से महाकुंभ मेले की थीम पर आधारित है। इसमें आपको महाकुंभ की झलक देखने को मिलेगी। बस के अंदर और बाहर लगी LED स्क्रीन पर महाकुंभ से जुड़ी फिल्में दिखाई जा रही हैं। पंपकिन रेस्टोरेंट के ओनर ने ऐसे बस फूड का स्टार्टअप भी शुरू किया है, जिसकी कीमत 50 लाख से ज्यादा है। बस को मॉडिफाई कराने के बाद कीमत करीब 60 लाख आंकी जा रही है। आपने यहाँ की सुविधाएं ली? हाँ, अभी फिलहाल कैसा लगा? अच्छा लगा। अनुभव कैसा रहा यहाँ एक्सपीरियंस? अभी हम लोग ने एक सैंडविच खाया, अच्छा था, टेस्ट भी अच्छा था उसका। लागत तो भी ठीक है। ऐसे नहीं। बस फूड कोर्ट का नाम पंपकिन इसीलिए रखा गया क्योंकि हिंदू धर्म में पंपकिन यानी कद्दू का उपयोग खाने में काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। इस नाम के जरिए श्रद्धालुओं को अपनी धर्म और संस्कृति से जोड़ने की भी कोशिश की जा रही है। महाकुंभ मेले में पंपकिन की लॉन्चिंग के बाद भविष्य में काशी, मथुरा, अयोध्या जैसे धार्मिक स्थलों पर भी इसी तरह के रेस्टोरेंट खोलने की तैयारी है। प्रयागराज से आनंद राज, गुड न्यूज टुडे। और चलिए सीधा रुक कर लेते हैं प्रयागराज का, जहां पर हमारे सहयोगी संजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उन्हीं से बातचीत करते हैं। संजय जी, कहा जा रहा है कि आज महाकुंभ में सीएम योगी जो है महा गिफ्ट देने जा रहे हैं। क्या योजनाएं, क्या सौगात मिलने जा रही है इस नगरी को आज? कुछ तो ये भी है कि जो चर्चा है, जो एजेंडा है इनका, उसमें ये कहा जा रहा है कि निवेश बढ़ाने को लेकर नई निवेश नीति पार्ट 2 उस पर चर्चा होगी, उसे फाइनल किया जाएगा। और इसके साथ ही वाराणसी और प्रयागराज, इन दोनों जिलों के आसपास के जिलों में जो धार्मिक पर्यटन स्थल हैं उनको मिलाकर एक सर्किट बनाने की बात हो रही है। एक नया क्षेत्र बनाया जा रहा है, धार्मिक क्षेत्र, ताकि यहाँ के जो धार्मिक स्थल हैं, पर्यटन स्थल हैं और पौराणिक स्थल हैं, उनको ज़्यादा महत्व दिया जा सके और विश्व मानचित्र पर उनको परिदर्शित किया जा सके। इसके साथ एक बड़ी चर्चा भी ये भी है कि गंगा को जोड़ने के लिए तो शास्त्री पुल है और यमुना को जोड़ने के लिए भी एक बड़ा पुल है, लेकिन इतने जो पॉन्टून पुल बनाए गए हैं, यमुना को जोड़ने का ऐसा कोई सरल उपाय नहीं है, सिर्फ बड़ा पुल है। तो ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि एक जो रोप ब्रिज है वो बनाने को, उस पर चर्चा हो सकती है और शायद मंजूरी भी मिल सकती है। अगर ऐसा होगा तो अरैल से लेकर और संगम नोज तक आने जाने वालों को एक अतिरिक्त सुविधा मिल जाएगी, बिना गंगा को डिस्टर्बेंस किए, यमुना को डिस्टर्ब किए हुए, क्योंकि रोप पुल जो झूलता पुल है, जैसे लक्ष्मण झूला, राम झूला है, वैसा एक पुल यहाँ पर बनाया जा सकता है। उसको लेकर भी काफी चर्चा गर्म है। बाकी एजेंडे में स्पष्ट रूप से तो नहीं समझ में आ रहा, लेकिन संतों महंतों के बीच इस बात को लेकर काफी चर्चा है कि योगी शायद ये इस तोहफे का ऐलान कर सकते हैं। संजय जी, क्योंकि पूरी कैबिनेट वहां पर मौजूद है, खुद मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद है, और जानकारी ये भी मिल रही है कि इस कैबिनेट बैठक के बाद पूरा मंत्रिमंडल संगम में स्नान करने के लिए जाएंगे, तो उसकी क्या तैयारी है, क्या समय हो सकता है, कोई उसको लेकर अपडेट? कैबिनेट की बैठक के बाद ऐसा लग रहा है कि 3 बजे के करीब शायद मंत्रिमंडल के लोग, सारे मंत्री संगम में स्नान करने जाएंगे, जिसके लिए बड़ा जो एक जेटी है वो उसका इंतजाम है, जो सरकारी, जिस पर मुख्यमंत्री ने पिछले दिन, लोगों ने देखा होगा, हमारे दर्शकों ने, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उसमें दौरा किया था, तो वो बड़ी मोटर बोट है, उससे सारे मंत्री आएंगे और वो संगम में स्नान करेंगे। स्नान करने के बाद फिर पहले तो कैबिनेट की बैठक के बाद, कैबिनेट की बैठक में क्या निर्णय लिए गए हैं इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाने के बाद
सभी मंत्री, मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्री संगम में स्नान करेंगे, डुबकी लगाएंगे और उसके बाद पूरा मंत्रिमंडल लखनऊ की ओर प्रस्थान कर जाएगा। जी संजय जी, एक और चीज, संजय जी जितनी भी तस्वीरें अभी तक आपने भेजी है ना हमारे दर्शकों के लिए, एक कई जगह पर ना आप खुद ही बड़े मंत्रमुग्ध नजर आए हैं। अगर मैं आपसे ये प्रश्न करूं कि कोई ऐसी तस्वीर जो आपके दिल को छू गई वहां पर पूरी कवरेज करते हुए, क्या होगी वो? इसमें एक तस्वीर, एक क्षण की बात करना तो बहुत मुश्किल है। इसमें जहां जहां आप जाएं लोगों की आंखें मतलब फटी की फटी रह जाती हैं कि क्या ऐसा भी होता है। रोज कुछ न कुछ ऐसी चीजें सामने आती हैं जिससे पता चलता है कि वाह क्या बात है। अभी कल हमने 129 साल के बाबा जी हैं, बाबा शिवानंद, योगी शिवानंद जी, जिनको सरकार ने पद्मश्री से अलंकृत किया, उनसे हम मिले और उनका एक्टिवनेस देखकर हम दंग रह गए कि 129 साल की उम्र में आदमी इतना युवाओं को मात देने वाली स्फूर्ति और चपलता और सरलता रखता है। तो ये भी देखा, इसके अलावा हमने ये भी देखा कि कैसे यहाँ जितना कचरा निकल रहा है, जितना कचरा उत्पन्न हो रहा है, उसको निपटाने के लिए यहाँ के नगर निगम ने कचरे से रिसाइकल करके वो ईंटें बना रहे हैं, ब्रिक्स बना रहे हैं, या फिर कई ऐसी कंपनियां हैं जो मल्टीनेशनल कंपनियां जिन्होंने उस कचरे को रिसाइकल करके और बोर्ड बनाए हैं, प्लास्टिक की बोतल्स को रिसाइकल करके बोर्ड बनाए हैं, जिससे महिलाओं के कपड़े बदलने का स्थान है उसको घेरा गया है। या फिर जो लोग बोट चला रहे हैं उनकी जैकेट्स बनाई गई हैं जिसमें रिफ्लेक्टर लगे हैं। तो ये तमाम चीजें, लाइफ जैकेट्स बनाई हैं। तो ये तमाम चीजें हर एक पहलू पर अगर आप निगाह डालें, सिर्फ आध्यात्मिक नहीं, इसके आर्थिक पहलू पर निगाह डालें, इसके इनोवेटिव पहलू पर निगाह डालें, तो लगता है कि कुंभ सच में अपने आप में भव्य और दिव्य है। और जो सनातनी व्यवस्था है वो तो जरूर इसके जरिए आगे बढ़ती है। अब कल्पवास में हम आए तो हमने देखा, मैं कल्पवास शिविर में ही हूँ, कल्पवासियों के शिविर में, यहाँ हमने देखा कि 3-3 पीढ़ियां एक साथ कल्पवास कर रही हैं, ताकि पुरानी पीढ़ी तो कल्पवास के 12 साल तक लगातार कल्पवास करना पड़ता, वो पूरा कर रही है। नई पीढ़ी यहाँ पर उनको ट्रेनिंग मिल रही है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की कल्पवास होता कैसे है, क्या नियम है, क्या कायदे हैं। तो कुल मिलाकर ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो इस सनातनी व्यवस्था को भी आगे बढ़ाती हैं। तो ये चाहेंगे कि आप कल्पवासी शिविर में हैं तो वहां की तस्वीरें भी दिखाएं, संभव हो तो बातचीत भी करें। एक रिपोर्ट भी हमने अपने दर्शकों को दिखाई थी आपकी रोजगार से जुड़ी हुई, उसके बारे में बताएं कि रोजगार के लिहाज से जो दूर दूर से आने वाले लोग हैं उनको कितना फायदा हुआ है, पर्यटन के लिहाज से कितना बड़ा फायदा हुआ है, इसके बारे में भी बताएं। पर्यटन के लिहाज से तो मैं बताऊंगा कि पूरे दुनिया भर के लोग इस पूर्ण महाकुंभ का योग जिसको लोगों तक पहुंचाया गया, 144 साल बाद ऐसा अवसर आया है। हमें ऐसे लोग मिले, भारतीय मूल के लोग हैं, दक्षिण अफ्रीका में पैदा हुए, लंदन में रह रहे हैं, लेकिन वो तमाम अपने परिवार को लेकर आए हैं कि अगला 144 तो हम देख नहीं पाएंगे, तो इसलिए अभी चलो। और उन महिलाओं से बात करके हमें लगा कि मतलब वो अभी रो पड़ेंगी। उन्होंने कहा कि हमारे पुरखों का इतना पुण्य प्रताप था, वो तो नहीं आ पाए दक्षिण अफ्रीका से और इधर से, मेरे माँ बाप, दादा दादी, लेकिन उनकी प्रेरणा से हम आए हैं। और मतलब उनके चेहरे पे ऐसा देख के लग रहा था कि उनके लिए कितना बड़ा अवसर है। उन्होंने कहा कि जिनके पास जो चीज होती है, भारत के पास गंगा है, तो यहाँ के लोगों को इसकी कीमत समझ में नहीं आती। हमसे पूछो गंगा से विरह का, गंगा से विछोह का दर्द क्या होता है, अपनी जमीन से अलग रखने का दर्द क्या होता है, वो हम आपको बताते हैं। और उन्होंने बड़े कृतज्ञता के साथ ये किया कि उनका बड़ा सौभाग्य है कि उनको गंगा में, संगम में डुबकी लगाने का मौका मिला और अपने पुरखों की धरती पर आने का मौका मिला। तो रोज कुछ न कुछ ऐसी चीजें घटित होती हैं जो दिल को छू जाती है। संजय जी, एक और प्रश्न है मेरा। इनफैक्ट गुंजन भी वहां गई थी, आप अभी भी वहां पर मौजूद हैं। जो यंगस्टर्स हैं, जो यूथ आप इस यात्रा में देख रहे हैं, बहुत सारी रील्स, बहुत सारी फुटेज ना वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर, जिसमें यंगस्टर जो हैं वो कमेंट्स कर रहे हैं महाकुंभ को लेकर कि ये सिर्फ एक स्पिरिचुअल यात्रा नहीं है, स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है। हम जब वहां पर पहुंचे तो हमें ऐसा लगा कि हम खुद से आत्मसात हुए, अपने आप को जानने का, समझने का मौका मिला। और जब हम इन साधु संतों के साथ बैठते हैं तो पता चलता है कि ये जो प्रतिज्ञा करते हैं, इतने सालों से ये जो करते आ रहे हैं, ये अध्यात्म से भी परे है। तो क्या सीख आपको लगता है कि हम यंगस्टर्स को इस पूरे महाकुंभ के जरिए लेनी चाहिए? क्या मैसेज है जो देने की कोशिश की जा रही है हम सबको?
मुझे ऐसा लगता है कि जिनका आध्यात्म से और जिन्होंने कुंभ के मर्म को महसूस कर लिया है उसको रील बनाने की जरूरत नहीं, और जो रील बनाने आए हैं उसको महसूस करने की जरूरत नहीं, वो सिर्फ रील बनाने आए हैं। हमने कुंभ विशेषज्ञ जो पिछले मेले के सलाहकार भी थे राकेश शुक्ला जी, उनसे हमने बात की तो उन्होंने कहा कि ये संत समाज को भी इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, ये रील वालों को तरजीह देना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि उनका ये कहना था कि जब संत समाज अपने स्वभाव में रहेगा तभी आम जनता उनके प्रभाव में रहेगी। अगर संत अपने स्वभाव से हटेगा तो जो जनता है, जो फॉलोअर हैं उनके, वो भी वहां से कटेगा। तो ऐसे में बहुत सारे लोग, एक युवा, उदाहरण के लिए मैं बताऊं कि एक युवा जो आंध्र प्रदेश से तिरुपति से आया था, वो उघाड़े बदन मिला हमें, और उस समय सर्दी इतनी ज्यादा थी। हमने उससे कहा कि हमें 4 कपड़ों में भी ठंड लग रही है, तुम्हें सर्दी नहीं लग रही? उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा फील नहीं होता, मैं तो सिर्फ कुंभ को यही फील करने आया हूं कि यहाँ आने से मेरे ऊपर क्या असर पड़ता है। उसने अपनी पीठ पर 6 चक्र बनाए हुए थे, मूलाधार से लेकर सहस्रार तक, और उसने अपने बाजू पर शिवजी के वो टैटू बनवाए हुए थे, उघाड़े बदन घूम रहा था। उसने मुझे बताया कि हमने उनसे बात की, क्यूरियोसिटी हुई, तो उसने बोला कि मैं रोज प्रयागराज से निकलना चाहता हूं, लेकिन प्रयाग मुझे पता नहीं निकलने नहीं देता, और यहाँ की जो फीलिंग है वो मैं बता नहीं सकता। कुछ अंग्रेज लोग हमें मिले, उन लोगों का भी कहना था हमें समझ में तो नहीं आ रहा कि हमारे साथ अंदर क्या घट रहा है, हम वो बता नहीं सकते, लेकिन कुछ ऐसा हो रहा है जिससे हमारा हृदय भी भर रहा है, आंखें भी भर रही हैं, दिल भी भर रहा है, हमें समझ में नहीं आता कि यहाँ क्या हो रहा है। संजय जी, सुनते हुए ना आपकी बातें रोंगटे खड़े हो रहे हैं, तो आई एम श्योर कि जो अनुभूति आपको हो रही है, यहाँ बैठे तो हम स्टूडियो में फील नहीं कर सकते, लेकिन इस बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं। महाकुंभ में अब तक 9 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पवित्र संगम में पावन स्नान कर चुके हैं। उम्मीद 45 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की है। ऐसे में महाकुंभ की छठा को कवर करने के लिए बड़ी संख्या में सोशल मीडिया के कंटेंट क्रिएटर यहां पर पहुंच रहे हैं, लेकिन उनके लिए कोई खास व्यवस्था नहीं है। ऐसे में उन्हें इंडिया टुडे ग्रुप का आज तक क्रिएटर्स कोना बहुत भा गया है, क्योंकि इसे बनाया ही इसीलिए गया है ताकि ऐसे क्रिएटर्स को यहाँ सुविधा मिल सके। रिपोर्ट देखिए। महाकुंभ 2025 में व्यवस्थाओं को डिजिटल तरीके से लागू किया गया है ताकि श्रद्धालुओं की कितनी भी भीड़ आए तो उसे संभाला जा सके। इस महाकुंभ को कवर करने के लिए भी भारी संख्या में यूट्यूबर, इंस्टाग्रामर जैसे डिजिटल तकनीक के सिपाही भी पहुंच रहे हैं। इन लोगों के लिए महाकुंभ क्षेत्र में इंडिया टुडे ग्रुप ने कंटेंट क्रिएटर्स कोना बनाकर अभूतपूर्व सुविधा उपलब्ध कराई है। पहले जब आप इस लाउंज में एंटर करते हैं तो यहाँ पर एक रिसेप्शन बना हुआ है, कोई समस्या, कोई दिक्कत तो उसका समाधान आपको यहाँ मिलता है। यहाँ आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपके लिए तमाम व्यवस्थाएं हैं, ब्रेकफास्ट से लेकर स्नैक्स के लिए ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ दी गई हैं। कॉफी, हॉट कॉफी, कोल्ड कॉफी इत्यादि सामान आपको यहाँ मिलते हैं, तो आप अपना कंटेंट बनाने के साथ साथ यहाँ कुछ समय चिल भी कर सकते हैं। यहाँ पर क्रिएटर्स के लिए खास व्यवस्था है। यहाँ पॉडकास्ट भी किया जा सकता है। इंटरनेट की हाई स्पीड भी उपलब्ध है, जिससे रील को आसानी से एडिट कर अपलोड किया जा सकता है। ये हमारे लिए बेटर है कि हम वहाँ पे वॉइस रिकॉर्डिंग अपनी और वॉइस ओवर जो भी हो वो हमारे लिए बहुत ही बेटर है, और जिसे पॉडकास्ट शूट करना हो वो भी यहाँ पे आके कर सकता है। सो ये एक मतलब इतने ज़्यादा क्राउडेड एरिया में एक ऐसा रूम मिलना और लाउंज मिलना बहुत बेटर हमारे लिए। बहुत अच्छी चीज़ है जो यहाँ पे आके मिली है। अगर मैं पूरा दिन काम करता हूँ फिर यहाँ आके बैठ के एडिट भी कर सकता हूँ और उसी स्पीड से अपलोड भी कर सकता हूँ, तो वो बहुत हेल्पफुल है मेरे लिए। यहाँ पर रेस्ट रूम भी है और कैंटीन भी। सोफे लगे हुए हैं जहाँ आराम किया जा सकता है। मोबाइल चार्ज करने की भी सुविधा है और मनोरंजन के लिए वर्क स्टेशन भी। कुल मिलाकर यहाँ पर वो सारी सुविधाएं हैं जो सोशल मीडिया पर कंटेंट क्रिएट करने वालों को महाकुंभ क्षेत्र में चाहिए थी। मतलब मुझे इतना मजा आ गया ना, महाकुंभ में घूमते घूमते मेरे पैर थक गए थे, और अभी यहाँ आकर भाई यहाँ पे सब कुछ है। इंटरनेट मिलेगा, वर्क स्टेशन मिलेगा, आके मजे से फोन चार्ज करो। इस पहल से सोशल मीडिया पर कंटेंट क्रिएटर्स को अपना काम करने में काफी आसानी हो रही है, क्योंकि दिन भर महाकुंभ क्षेत्र में रिकॉर्डिंग करने के बाद या तो उन्हें महाकुंभ क्षेत्र से बाहर जाना पड़ता था या फिर ऐसे स्थान की तलाश करनी पड़ती थी जहां पर इंटरनेट की सुविधा मिले। समर्थ श्रीवास्तव, प्रयागराज, गुड न्यूज टुडे। और
और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हिंदुस्तान के शौर्य की। भारतीय सेना के आर्टिलरी डिवीजन ने देवलाली फायरिंग रेंज में तोपची युद्धाभ्यास के दौरान अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। इस युद्धाभ्यास में सेना के ताकतवर टैंकों के साथ होवित्जर तोप और पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम में भाग लिया। देखिए तोपची युद्धाभ्यास में सेना का ये पराक्रम। हिंद की सेना की इन तोपों ने जब ताबड़तोड़ फायरिंग की तो इनकी गर्जना से पूरा आसमान गूंज उठा। हमले का सिग्नल मिलते ही चंद सेकंड में टैंकों ने मोर्चा संभाल लिया। होवित्जर तोप भी फौरन तैयार हो गए। रॉकेट लॉन्चर सिस्टम एक्शन में आ गया। ये तस्वीरें किसी असल युद्ध की नहीं बल्कि भारतीय सेना के युद्धाभ्यास तोपची की हैं। सेना के स्कूल ऑफ आर्टिलरी ने महाराष्ट्र के देवलाली फील्ड फायरिंग रेंज में हुए इस अभ्यास में अपना दमखम दिखाया। हमले के आधुनिक हथियारों के साथ एडवांस सर्विलांस सिस्टम भी इस युद्धाभ्यास का हिस्सा बने। इस अभ्यास में K9 वज्र सेल्फ प्रोपेल्ड गन सिस्टम, M777 होवित्जर तोप, 155 mm धनुष, 155 mm FG बोफोर्स, पिनाका रॉकेट सिस्टम, स्वार्म ड्रोन सिस्टम ने अपनी ताकत की नुमाइश की। इस युद्धाभ्यास में सेना ने अपनी फुर्ती और कम से कम वक्त में दुश्मन पर ताबड़तोड़ हमले की शक्ति का प्रदर्शन किया। तोपची एक्सरसाइज में इस्तेमाल ज्यादातर हथियार और टैंक भारत में ही स्वदेशी तकनीक से तैयार किए गए हैं। तोपची युद्धाभ्यास रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहे भारत की कामयाबी का प्रमाण है। शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हिंदुस्तान लगातार अपनी सेना को आधुनिक तकनीक और लेटेस्ट हथियारों से लैस करने में लगा है। इसी सिलसिले में रक्षा मंत्रालय ने 1,500 करोड़ के नए सौदे को मंजूरी दी है। इस सौदे के तहत सेना को 47 नए ब्रिज लेइंग टैंक मिलेंगे। देखिए क्या है इन टैंकों की ताकत और सेना के लिए ये क्यों जरूरी है। देखिए तो सेना के बढ़ते कदमों को रोकना नामुमकिन हो गया। ये वो हथियार हैं जो सेना के भारी भरकम टैंकों के लिए आगे बढ़ने की राह बना देता है। नाम है T-72 ब्रिज लेइंग टैंक। भारतीय सेना के पास ये टैंक पहले से मौजूद है, लेकिन अब सेना इन टैंकों की संख्या बढ़ाने जा रही है। रक्षा मंत्रालय ने इस सिलसिले में 1560 करोड़ 52 लाख रुपए के रक्षा सौदे को मंजूरी दी है। रक्षा मंत्रालय ने हेवी व्हीकल फैक्ट्री के साथ खरीद पर मुहर लगा दी है। हेवी व्हीकल फैक्ट्री सेना के लिए 47 ब्रिज लेइंग टैंक T-72 का निर्माण करेगी। जंग के मैदान में ये ब्रिज लेइंग टैंक T-72 बेहद अहम रोल अदा करते हैं। हिंदुस्तान की विशाल सरहदों में हिफाजत की चुनौतियां भी अलग अलग होती हैं। कई दफा सेना के टैंकों को घने जंगलों से गुजरना होता है, तो कई बार इनके रास्ते में नदियां और नाले आ जाते हैं। लेकिन ब्रिज लेइंग टैंक चंद सेकंड्स में इन नदियों पर एक मजबूत पुल तैयार कर देते हैं। ये पुल इतने ताकतवर होते हैं कि इनके ऊपर 50 टन से ज्यादा वजन वाले टैंक बड़ी आसानी से गुजर सकते हैं। ब्रिज लेइंग टैंक की मदद से सेना बेहद कम वक्त में अपने भारी हथियारों और गाड़ियों के साथ कहीं भी पहुंच सकती है। जवानों और हथियारों को किसी भी मोर्चे पर कम से कम वक्त में पहुंचाने के लिए इन ब्रिज लेइंग टैंक का मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। एक फोल्डिंग ब्रिज के साथ इस टैंक में दुश्मन पर हमला करने वाले हथियार भी लगे होते हैं। इस ब्रिज लेइंग टैंक की खास बात ये कि इसे पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से भारत की हैवी व्हीकल फैक्ट्री में ही बनाया गया है। इसलिए ये टैंक रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की मिसाल भी बन गया है।
हैवी व्हीकल फैक्ट्री में बहुत जल्द इन टैंकों का निर्माण भी शुरू हो जाएगा और उम्मीद है कि आने वाले कुछ ही वर्षों में सभी 47 टैंकों की डिलीवरी भी हो जाएगी। सेना को आधुनिक हथियारों से लैस करने में ये ब्रिज लेइंग टैंक मील का पत्थर साबित होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कब से बोल रही है मुझे भूख लगी है, मुझे लंच करना है, तो मैंने सोचा कि चलिए इसको और थोड़ा सा टेम्पटिंग स्टोरी लेकर आते हैं। आज हम आपको दिल्ली के एक इलाके में लेकर चलते हैं जहां पर आपको लाजपत नगर की सेंट्रल मार्केट में मिलेंगे राम लड्डू फूड कॉर्नर। बहुत स्वाद राम लड्डू है, अगर आप जाना चाहती हैं आप जा सकती हैं। पहले स्टोरी देख लेते हैं। देखिए, जो चुनावी पारा है दिल्ली में वो लगातार ऊपर जा रहा है और इसी बढ़ते हुए चुनावी पारे के बीच में और ठंड के बीच में हम आपको लेकर आ गए हैं लाजपत नगर में राम लड्डू वाले के यहाँ पर। राम लड्डू आपको दिखाएंगे, लेकिन साथ ही साथ यहाँ से बातचीत भी होगी चुनाव की और चुनाव में दिल्ली वाले किस तरफ अपनी प्लेट लेकर जा रहे हैं, अपना आशीर्वाद किसे दे रहे हैं। ये दुकान है लाजपत नगर में, राम लड्डू इनका नाम है और सिर्फ नाम ही नहीं, यहाँ पर राम लड्डू ही मुख्य रूप से बिकते हैं। और इसको बेचने वाले राम बाबू जी, उनकी कहानी ये है कि उन्होंने जब इसकी शुरुआत की थी 1982 में, तो सर पे टोकरी में राम लड्डू लेकर घूमते थे और बेचते थे संसद के बाहर। वहां से धीमे धीमे उनकी बिक्री बढ़ी, कहानी आगे बढ़ी और अब ये परमानेंट दुकान यहाँ पर है। पहले पेट पूजा, फिर काम दूजा। राम लड्डू हाथ में है, आहा, दिखने में तो बड़ा ही टेस्टी है। देखिए, हरी चटनी, लाल चटनी, उसके ऊपर मूली का लच्छा। लाजपत पहले भी कई बार आया, लेकिन ये लड्डू नहीं खाया। अब लगता है गलती की थी। जब भी आइएगा इस राम लड्डू का टेस्ट जरूर लीजिएगा, नहीं लेंगे तो आप कुछ ना कुछ मिस कर रहे हैं। दिल्ली में ठंड ज्यादा है या फिर चुनावी गर्मी ज्यादा है? नहीं, दोनों चीज सही है। कैसे हुई तुझे? ये तो सेक्रेटरिएट पे लगाया मैंने, शुरू में सर पे बेचा था और उस टाइम पे स्टोव भी नहीं थे, गैस भी नहीं थी, तो सिलबट्टे से दाल पीसते थे। जब आपने शुरू किया था तब क्या रेट था? उस टाइम पे तो 10 पैसे का एक था। 10 पैसे का एक? 1 रुपए के 10। अरे वाह, 1 रुपए के 10। आज क्या रेट हो गया है? आज तो 10 रुपए का एक। चुनाव आ गए हैं, बहुत करीब हैं, लगभग फरवरी में होने हैं। किस तरफ आपको हवा लग रही है? बीजेपी में लग रही है, बीजेपी जाएगी। हमारे लिए तो महंगाई है, जो ये महंगाई रेट बढ़ रही है, 5% से ज्यादा इंक्रीमेंट हो गया है। शराब घोटाला नहीं हुआ? अरे घोटाला हुआ है, घोटाला तो पता नहीं क्या क्या हो रहा है सर, और कौन नहीं कर रहे हैं? कौन नहीं कर रहा? बीजेपी के क्या नेता नहीं कर रहे हैं? इस तरह से किसी को आप जेल भेजना इलेक्शन टाइम में, खास किसी नेता को, आप मानते सही नहीं होता? नहीं, वो सही नहीं होता। इलेक्शन फेयर होना चाहिए, इलेक्शन फेयर, ओपोजिशन में कंपटीशन सेम होना चाहिए, जब ही तो एग्जैक्ट रिजल्ट आएगा। नहीं, स्कैम तो था ही। स्कैम था, बिल्कुल था। एक के साथ एक फ्री 50% डिस्काउंट, इसका क्या चीज? कुछ ना कुछ तो होगा ही, तभी तो कुछ हुआ है। कैसा स्वाद है? टेस्टी है। आप लोगों से बात नहीं चल, अब तक चख नहीं पाया, लेकिन चख लूंगा। मेरे हिसाब से तो नहीं है ठीक। जेल नहीं भेजना चाहिए? नहीं, क्योंकि अगर इलेक्शन से पहले अपोनेंट को जेल भेज दोगे तो मतलब कंपटीशन ही क्या रह जाएगा। क्योंकि नाम खराब होता है ना। किसका? केजरीवाल का, क्योंकि उनकी, मेरे को लगता है कि फेस वैल्यू उनकी दिल्ली में अच्छी है। तमाम लोग हैं, तमाम तरह की राय हैं। हमने ये जानने की कोशिश की कि क्या इलेक्शन टाइम पे नेताओं को जेल भेज देना ठीक बात है, और क्या ये मुद्दा इस बार दिल्ली में बड़ा रहेगा। हालांकि नतीजे क्या होंगे, ये इसके लिए अभी थोड़ा सा इंतजार दिल्ली वालों को और हम सबको करना ही होगा। कैमरामैन अंकित के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली। देखिए, कैंसर डिटेक्शन से वैक्सीनेशन तक आने वाले दिनों में ये सब कुछ महज 48 घंटों के अंदर किया जा सकेगा। ओरेकल के सीईओ लैरी एलिसन ने यह दावा किया है। एलिसन के मुताबिक ये कमाल
AI तकनीक की मदद से किया जा सकेगा। एलिसन का ये दावा सही साबित होता है तो रूस के बाद अमेरिका कैंसर वैक्सीन तैयार करने वाला दूसरा देश होगा। हाल ही में रूस ने कैंसर वैक्सीन तैयार करने का दावा भी किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का इस्तेमाल रोजमर्रा के काम में धड़ल्ले से होने लगा है। भागदौड़ भरी जिंदगी को इस क्रांतिकारी तकनीक ने काफी आसान बना दिया है। लेकिन क्या AI तकनीक का इस्तेमाल कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी के इलाज में भी किया जा सकेगा? ओरेकल की CEO लैरी एलिसन ने कैंसर को लेकर बड़ा दावा किया है। एलिसन ने दरअसल कहा है कि AI से जल्द ही कैंसर डिटेक्शन से लेकर वैक्सीनेशन तक सब 48 घंटे में किया जा सकेगा। Once we gene sequence that cancer tumor, you can then vaccinate the person, design a vaccine for every individual person to vaccinate them against that cancer. And you can make that vaccine, that mRNA vaccine, you can make that robotically, again using AI, in about 48 hours. So imagine early cancer detection, the development of a cancer vaccine for your particular cancer aimed at you, and have that vaccine available in 48 hours. This is the promise of AI and the promise of the future. हालांकि लैरी ने यह भी कहा है कि ये भविष्य का वादा है और इसमें समय लगेगा। लेकिन अगर अपने दावे के अनुसार लैरी एलिसन कैंसर की वैक्सीन बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो रूस के बाद अमेरिका दूसरा देश बन जाएगा जो कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के खिलाफ वैक्सीन तैयार कर लेगा। हाल ही में रूस ने दावा किया है कि उसने कैंसर की वैक्सीन बना ली है और इस साल रूस में कैंसर की वैक्सीन लगने की शुरुआत भी हो जाएगी। दरअसल इलाज के इन नए तरीकों की शुरुआत कोविड महामारी के दौरान बनाई गई वैक्सीन से हुई है, खासतौर पर वो वैक्सीन जो mRNA तकनीक पर आधारित है। रूस की बनाई कैंसर वैक्सीन भी mRNA तकनीक पर आधारित है और अब ओरेकल के CEO ने AI तकनीक से जिस कैंसर वैक्सीन का दावा किया है वो भी एक mRNA वैक्सीन होगी। एक अनुमान के मुताबिक 2025 तक दुनिया भर में किसी न किसी तरह के कैंसर से पीड़ित लोगों की संख्या 2 करोड़ तक पहुंच सकती है। लेकिन जैसे जैसे मेडिकल साइंस ने वैक्सीन के जरिए कई बीमारियों को रोकने में कामयाबी पाई है, वैसे ही ये उम्मीद भी जगी है कि इनके जरिए कैंसर का इलाज भी संभव हो पाएगा। अप्रैल 2024 में ब्रिटेन में पहली बार ट्रायल के तौर पर मेलानोमा कैंसर वैक्सीन मरीजों को दी गई। फेफड़ों के कैंसर से लड़ने के लिए बनाई गई एक वैक्सीन का 7 देशों में प्रयोग या ट्रायल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी वैक्सीन बनाई है जिससे सबसे सामान्य किस्म के ब्रेन कैंसर की रोकथाम हो सकती है। अब ओरेकल के CEO लैरी एलिसन का कैंसर वैक्सीन को लेकर दावा कितना सही है, ये तो भविष्य के गर्त में छिपा है, लेकिन ये दावा उम्मीद जरूर बढ़ाता है। उनके दावे की खास बात टाइम फ्रेम है, यानी अगर 48 घंटे के भीतर कैंसर के डिटेक्शन से वैक्सीनेशन तक असंभव सा लगने वाला लक्ष्य हासिल हो जाता है तो इंसानी जिंदगी को इससे बड़ी सौगात कुछ और हो नहीं सकती। और अब बात मौसम की। दिल्ली NCR में पिछले 3-4 दिनों से राहत की धूप खिली है, लेकिन अब इस धूप को नजर लगने वाली है। आज से मौसम में बदलाव हो जाएगा। सुबह की बात करें तो आज दिल्ली के कई इलाकों में घना कोहरा था, जिसके चलते IGI एयरपोर्ट पर कई विमानों के उतरने में देरी का सामना करना पड़ा। यही नहीं, कोहरे के चलते दिल्ली आने वाले करीब 9 ट्रेनें भी लेट हुई। देखिए, मौसम विभाग का ये कहना है कि मौसम का अंदाज बदल सकता है और शाम से ठंड की वापसी भी हो सकती है। तो ये जो गुनगुनी धूप का आप मजा ले रहे हैं, हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपको धूप के दर्शन होना बंद हो जाए और टेम्परेचर एक बार फिर से डिप हो सकता है। सर्दी के इस मौसम में इन दिनों जहां दिल्ली NCR में सुबह और रात सर्दी अपने होने का एहसास दिला रही है, वहीं पिछले 3 दिनों से तेज धूप निकलने से अधिकतम और न्यूनतम तापमान लगातार बढ़ रहा है। बेशक मौसम का ये अंदाज लोगों को जनवरी में ही मार्च जैसे मौसम का एहसास करवा रहा हो, लेकिन जरा सा भी लापरवाह होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिल्ली NCR से सर्दी अभी विदा नहीं हुई है, बल्कि अब सर्दी का यू टर्न होने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है,
जिसका असर आज से यानी 22 जनवरी और 23 जनवरी को देखने को मिलेगा। अनुमान है कि दोनों ही दिन शाम से तेज धूल भरी हवाएं चलेंगी। इसके बाद नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और दिल्ली के कई हिस्सों में बारिश होने का पूर्वानुमान है। बारिश हल्की होगी, लेकिन देर तक होने की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज किया जाएगा। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने का अनुमान है। कड़ाके की ठंड से बेहाल लोगों के लिए ये धूप राहत बन रही है। वहीं मौसम विभाग की माने तो ये सूरत बदल सकती है। कोहरा और ठंड की वापसी हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में बढ़ते तापमान के फिर से कम होने के आसार हैं। आने वाले कुछ दिनों में कोहरे के साथ आंधी और बारिश का अलर्ट है। येलो अलर्ट रात, शाम और सुबह के लिए जारी किया गया है। 23 जनवरी को हल्की बारिश की संभावना है, जिसके बाद फिर से जबरदस्त ठंड की वापसी हो सकती है। 24, 25, 26 को दिल्ली एनसीआर और उत्तर भारत के कुछ इलाकों में घने कोहरे का अलर्ट है। फिलहाल दिल्ली एनसीआर के आसमान में आज से अगले 2 दिन बादल छाए रहने का अनुमान है। 26 जनवरी तक तापमान में गिरावट रहने के संकेत मिल रहे हैं। अगर मौसम विभाग का यह पूर्वानुमान सटीक बैठता है तो एक बार फिर सर्दी यू टर्न लेते हुए ठिठुरन बढ़ाएगी और लोगों को धूप के दर्शन के लिए फिर लंबा इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, दिल्ली में गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों पर है। एक तरफ कड़ाके की सर्दी है, उसमें कर्तव्य पथ पर हमारे जवान 24/7 प्रैक्टिस कर रहे हैं। 26 जनवरी के परेड रिहर्सल में वो जुटे हैं। दूसरी तरफ स्कूली बच्चे और कलाकार गणतंत्र दिवस पर होने वाले कार्यक्रम के लिए रिहर्सल करते हुए देखे जा सकते हैं। कल गणतंत्र दिवस से पहले यानी कर्तव्य पथ से लेकर लाल किले तक फुल ड्रेस रिहर्सल होगी, जिसमें सेना के मार्चिंग दस्ते, बैंड और झांकियां निकाली जाएंगी।